हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी हेडलाइंस हैं विश्व हिंदी दिवस, फिनटेक विभाग का गठन, AIIB बैंक का नया उपाध्यक्ष, भारत का 33वां ग्रैंड मास्टर और साथ में करंट अफेयर्स के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2022। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य को विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। तो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। सिखों की 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पीएम मोदी ने यह घोषणा की है कि उन्होंने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह समेत उनके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि भी दी है। धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1704 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहीद हुए थे। इनकी ही याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो 26 दिसंबर को अब से क्या होगा, वीर बाल दिवस मनाया जाने लगेगा। वीर बाल दिवस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें तो इसको ध्यान में रखना कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और ये 10वें जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर ये पीएम मोदी ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, फातिमा शेख पर गूगल ने बनाया डूडल। गूगल ने 9 नवंबर को डूडल के जरिए नारीवाद का अहम चेहरा रही फातिमा शेख की 191वीं जयंती मनाई। फातिमा शेख को दरअसल भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। फातिमा समाज सुधारकों जैसे कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के दौर से आती है। 1848 में भारत में केवल लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने में अहम भूमिका निभाई थी। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उन्होंने सावित्रीबाई फूले के साथ लड़कियों के लिए स्कूल खोलने और मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। यह फातिमा शेख और इन पर गूगल ने डूडल बनाया है। 9 नंबर के डूडल के जरिए नारीवाद का अहम चेहरा रही फातिमा शेख की 191वीं जयंती मनाई है। और इन्होंने जो हमारी पहली भारतीय महिला शिक्षक है सावित्रीबाई फूले, उनके साथ में रह करके जो लड़कियां हैं उनको स्कूल खोलने और मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। साइप्रस में मिला कोविड का डेल्टा क्रोन स्वरूप। कोरोना के नए रूप सामने आते जा रहे हैं। अब साइप्रस से खबर है कि वहां ओमिक्रॉन व डेल्टा से मिलकर बने नए कोरोना वेरिएंट का पता चला है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनडियोस कोस्ट्रिक्स का इसे डेल्टा क्रोन नाम दिया है, क्योंकि इसके ओमिक्रॉन जैसे आनुवंशिक लक्षण और डेल्टा जैसे जीनोम हैं। यानी कि कोविड का एक और नया रूप है वो सामने आया। इससे पहले डेल्टा आया था, डेल्टा के बाद में ओमिक्रॉन आ गया, अभी ओमिक्रॉन चल रहा है और अभी एक नया और सामने आया है और उसका नाम है डेल्टा क्रोन। तो कई नए रूप है वो कोविड के देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग का गठन। वित्तीय तकनीक के लिए करीब 3 साल पहले इकाई खड़ी करने के बाद अब रिजर्व बैंक जल्दी ही फिनटेक विभाग शुरू करने जा रही है। आरबीआई इस विभाग के जरिए भारत के फिनटेक सेक्टर में नवोन्मेष को बढ़ावा देना चाहता है।
फिनटेक विभाग प्रशासनिक स्तर पर केंद्रीकृत प्रशासनिक संभाग CAD के साथ जुड़ा रहेगा। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को ही फिनटेक कहते हैं। हिंदी में इसे वित्तीय प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं, विभिन्न कंपनियों और व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है। ये ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को तुरंत लोन की सुविधा देती है। तो RBI है नॉन में इसको बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग का गठन किया है और ये ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं तक लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। अडानी समूह ने किया अनिल का गठन। देश के सबसे अमीर शख्सियतों में शामिल अरबपति गौतम अडानी ने नवीन ऊर्जा कारोबार के लिए नई अनुषंगी कंपनी बनाई है। इस कंपनी को अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम दिया गया है। ये नाम ध्यान में रखना, अनिल अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित परियोजनाओं, कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली और पवन चक्कियों की उत्पादन और सोलर मॉड्यूल व बैटरियों के विनिर्माण क्षेत्र का काम संभालेगी। तो अडानी ग्रुप के द्वारा एक नई कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि अनिल। ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित परियोजनाओं, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिजली, पवन चक्कियों के उत्पादन और सोलर मॉड्यूल व बैटरियों के विनिर्माण क्षेत्र का काम संभालेगी। अडानी समूह के अनुसार यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी नवीनीकृत ऊर्जा कंपनी बनने के लक्ष्य के साथ काम करेगी और सबसे सस्ती हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। तो ये अडानी कंपनी के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा एक कंपनी लॉन्च की जा रही है, अनिल। नेक्स्ट है, पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष बने। रिजर्व बैंक की पूर्व गवर्नर यानी 24वें गवर्नर थे ये उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। AIIB बैंक का मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है। चीन के बाद भारत के पास इसके दूसरे सर्वाधिक मतदान के अधिकार हैं। AIIB बैंक के अध्यक्ष चीन के पूर्व वित्त मंत्री जीन लुकुआन हैं। जीन लुकुआन ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं AIIB बैंक के। 58 साल के पटेल बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। पटेल AIIB के निवर्तमान उपाध्यक्ष DJ पांड्यान का स्थान लेंगे। यानी कि AIIB है और इसके संस्थापक सदस्यों में इंडिया भी आता है, यानी भारत का नाम भी आता है। और इसका जो मुख्यालय है AIIB का मुख्यालय बीजिंग शहर में है, चीन में, बीजिंग में चीन में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अध्यक्ष हैं जीन लुकुआन, जीन लुकुआन। और उपाध्यक्ष जो होंगे 5 होंगे, 5 में एक जो होंगे वो उर्जित पटेल होंगे। इनका कार्यकाल 3 साल रहेगा और ये DJ पांड्यान का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, नडाल ने जीता करियर का 89वां खिताब। दुनिया के 6ठे नंबर के स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने मेलबोर्न में समरसेट टूर्नामेंट के फाइनल में अमेरिका के क्वालीफायर खिलाड़ी मैक्सिमे क्रेशी को 1 घंटे 44 मिनट में 7-6, 6-3 से पराजित किया। राफेल नडाल का करियर का यह 89वां खिताब है। रोमानिया की सिमोना हालेप रूस की वेरोनिका कुदरमेतोवा को 6-2, 6-3 से हराकर महिलाओं के वर्ग में चैंपियन बनी। यानी कि रोमानिया की जो सिमोना हालेप है ये चैंपियन बनी है महिलाओं में। यह उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला जबकि कैरियर का 23वां खिताब है। तो दुनिया के 6ठे नंबर के स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल है। ये तो समरसेट टूर्नामेंट के फाइनल में मैक्सिमे क्रेशी को हरा करके राफेल नडाल ने 89वां खिताब जीता है। साथ में रोमानिया की है सिमोना हालेप, ये रूस की जो वेरोनिका कुदरमेतोवा को हरा करके चैंपियन बनी है महिलाओं में और इनका ये 23वां खिताब है। नेक्स्ट है, भरत सुब्रमण्यम बने देश के 33वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 33वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रविवार को इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है और ये उपलब्धि हासिल की है। चेन्नई के 14 वर्षीय खिलाड़ी कैटोलिका में आयोजित
प्रतियोगिता के 9 दौर में 6.5 अंक हासिल कर 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ 7वें पायदान पर रहे हैं। उन्होंने यह अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के साथ अपेक्षित 2500 अंक भी हासिल किए हैं। बर्थ से पहले मित्रुवा गुहा पिछले साल नवंबर में 72वें ग्रैंड मास्टर, जबकि उनसे 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर थे। तो भरत सुब्रमण्यम है ये 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर रहेंगे और इनकी उम्र है 14 साल है। और ये कैटोलिका में जो आयोजित प्रतियोगिता है उन 9 दौर में 6.5 अंक हासिल किए थे इन्होंने और 7वें पायदान पे रहे थे और तीसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है और 2500 अंक भी हासिल किए हैं। इससे पहले जो थे मित्रावा गुहा थे जो कि 72वें थे और उनसे पहले 2 दिन पहले संकल्प गुप्ता वो 71वें ग्रैंड मास्टर थे। बोपन्ना रामानाथन की जोड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जीता। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना रामकुमार रामानाथन की जोड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने पुरुष डबल्स के फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त इवान डोडिग और मार्सिलो मेलो की जोड़ी को सेंटर कोर्ट में 7-6 और 6-1 से हरा दिया है। तो ये हैं रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामानाथन है। इन्होंने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स और अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार रखने वाला भारत का पहला पुलिस बल है। ऑप्शन फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बल आधुनिक अमेरिकी हथियार रखने वाला भारत का पहला पुलिस बनने जा रहा है। इस कार्य योजना हेतु भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए सिंगसायर MPX 9mm अमेरिकी पिस्तौल और अमेरिकी सिंगसायर राइफलों से लैस करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस बल को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के लिए 500 सिंगसायर 716 राइफल और 100 सिंगसायर MPX MS पिस्टल मिलेंगी। तो ये अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार रखने वाले भारत की पहली जो पुलिस बनने जा रही वो है जम्मू एंड कश्मीर। वह देश जहां एवियन फ्लू के मानव संक्रमण का विश्व का प्रथम केस सामने आया तो ये यूनाइटेड किंगडम में आया है, यानी कि ब्रिटेन में। 7 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम में बर्ड फ्लू H5H1 स्ट्रेन एवियन फ्लू जिसे हम कहते हैं कि मानव संक्रमण का विश्व का प्रथम केस सामने आया है। एवियन इन्फ्लुएंजा को एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा है जो पक्षियों के अनुकूल वायरस के कारण होता है। यह स्वाइन फ्लू, हॉर्स फ्लू, डॉग फ्लू और मानव फ्लू के समान है क्योंकि सभी फ्लू में इन्फ्लुएंजा वायरस के उपभेद के कारण होने वाली बीमारी एक विशिष्ट मेजबान के अनुकूल होती है। पहले से कोरोना आ रहा है और कोरोना के साथ में एक और नई बीमारी है 7 जनवरी 2022 से यूनाइटेड किंगडम में बर्ड फ्लू H5N1 स्ट्रेन यानी एवियन फ्लू का मानव संक्रमण है विश्व का प्रथम केस सामने आया है। नेक्स्ट है वह प्रौद्योगिकी कंपनी जिसके साथ भारत के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम V2 के दूसरे चरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। 7 जनवरी 2022 को विदेश मंत्रालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP V2.0 के दूसरे चरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। PSP V2.0 माइक्रोचिप संलग्न पासपोर्ट का रोल आउट करने का प्रावधान करता है। तो ये PSP जो V2 है इसके अंदर क्या होगा, जो पासपोर्ट होंगे उस पर चिप लगी रहेगी, उसमें उसकी बायोटिक जानकारी है उसकी वो उसमें स्टोर रहेगी। यह भारत का सबसे पहला गवर्नेंस कार्यक्रम है। इसमें TCS सेवाओं को आसान बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों को तैनात करेगा। इस पासपोर्ट की चिप में आमतौर पर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी होगी, यानी कि जो पासपोर्ट होंगे उसमें चिप लगी रहेगी और उस चिप में जो जिसका ये पासपोर्ट है उसकी बायोमेट्रिक जानकारी वो उसमें रहेगी। नेक्स्ट है असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ दूध संस्करण की कितनी इकाइयां स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ दूध संस्करण की कितनी इकाइयों को स्थापित करने पर
पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये 6 इकाइयों पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 जनवरी 2022 को असम सरकार ने राज्य के पशुपालन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता 2000 करोड़ रुपए की संयुक्त उद्यम 6 इकाइयों को स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इससे स्थापित होने वाला संयुक्त उद्यम 10 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण कर सकता है। हमें इस परियोजना के तहत 15,000 से भी अधिक दूध देने वाले गिर गायों को सम लाया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ दूध संस्करण प्रावधान जो इकाइयाँ है, इसके लिए 6 इकाइयाँ स्थापित की गई है और इसमें 2000 रुपये का संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमत हुए हैं और इससे जो 10 लाख लीटर तक दूध का उत्पादन किया जा सकेगा और 15,000 से अधिक जो गिर गायें हैं वो असम लाई गई हैं। वह देश जहां विश्व का प्रथम ज्वलनशील दाह संस्कार एक्वामेशन आयोजित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है। एक्वामेशन जिस क्षारीय हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है, एक्वामेशन जिसे क्षारीय हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत शरीर को कुछ घंटों के लिए दबाव वाले धातु सिलेंडर में पानी और एक मजबूत क्षार के मिश्रण में डुबोया जाता है, फिर इसे लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को शरीर के निपटान का पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना गया है। इसे जल दाह संस्कार, हरित दाह संस्कार या रासायनिक दाह संस्कार भी कहा जाता है। हाल में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू का दाह संस्कार दक्षिण अफ्रीकी राज्य केप टाउन में एक्वामेशन तकनीक से किया गया है। यानी कि इसमें क्या होगा, जो दाह संस्कार करते हैं, अंत में दाह संस्कार करते हैं, तो वो क्या होता है, जब जलाते वगैरह हैं तो उससे प्रदूषण होने की समस्या रहती है, पर्यावरण को नुकसान होने की समस्या रहती है। अब इसमें क्या होगा, ज्वलनशील या रासायनिक दाह संस्कार बोल दो या फिर इसे हम हरित दाह संस्कार भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो क्षारीय हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें कुछ घंटों के लिए जो मृत शरीर है उसको धातु सिलेंडर में पानी और एक जो क्षार का मिश्रण उसमें डुबोते हैं और उसके बाद में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं और इस प्रकार से जो निपटान करते हैं ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा। और इस प्रकार का जो दाह संस्कार, ये नोबेल पुरस्कार विजेता डेसमंड टुटू जो हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनको दक्षिण अफ्रीका में राज्य केप टाउन में इसी प्रकार की तकनीक से इनका दाह संस्कार किया गया है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने 10 जनवरी का करंट अफेयर्स और साथ में 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये क्वेश्चंस पहुँच सके, करंट अफेयर्स पहुँच सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।